अच्छा जी, कंप्यूटर के हवाले से जो कुछ हमारे पास चीज़ें हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो कोशिश करेंगे कल भी इसको करके फिर कंप्यूटर के 2-3 लेक्चर्स ये हो जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे एक दफ़ा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी सिंक्रोनाइज होती रहती हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे कल इसके एमसीक्यूज को ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, मैकेनिकल डिफरेंस इंजन। आप लोगों को पता है कि एक सवाल बार बार पूछा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की जब भी बात आएगी ये तो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। वैसे डिफरेंट सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत दफा डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए वो ये बंदा नहीं है, अगर डिजिटल का पूछ लिया जाए वो बंदा हमारे पास जो सा है वो डिजिटल वाला डिफरेंट है। लेकिन जब भी मैकेनिकल डिफरेंस इंजन की बात आएगी या फादर ऑफ कंप्यूटर की बात आएगी, सिंपल तो आपने चार्ल्स बेबेज का नाम लिखना है, ठीक है। इसने, वैसे अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो हिस्ट्री जो सी सबसे पहली जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस थी, सबसे पहली आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइस थी, मतलब जिसमें कैलकुलेशन होती थी, सबसे पहले कंप्यूटर का अगर ओरिजिन आपने तलाश करना हो तो वो आपका कैलकुलेटर है। मतलब कंप्यूटर बनाया किस लिए गया था कि कैलकुलेशंस में हमें मसला आ रहा था, ठीक है। हमें क्या मसला आ रहा था? कैलकुलेशंस में मसला आ रहा था, हमने कैलकुलेटिंग मशीन कोई बनानी थी, हमने क्या करनी थी, कैलकुलेटिंग मशीन जो सी है वो हमने बनानी थी। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक पहले आता है कि अबेस्कस था, वो हमारे पास पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी। और उसके बाद फिर हमारे पास वो क्या कहते हैं, ब्लेस पास्कल साहब जो थे, उन्होंने भी एक क्या कहते हैं पास्कलाइन मशीन बनाई थी, ठीक है। उस बंदे ने भी ये मशीन बनाई थी। तो इस तरह से जो था ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर आए ये चार्ल्स बेबेज साहब, इन्होंने 1822 के अंदर एक मैकेनिकल डिफरेंस इंजन जो सा है वो बनाया। जो और ये इसका बेसिकली मकसद क्या था? इसका मकसद भी वही था कि ये हमारे पास जो सा है वो हमें कैलकुलेशंस करके देता था, हमें डिफरेंट जो सा है वो रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरह से चीजें जो सी है वो सॉल्व करके देखा देता था, ठीक है। तो फिर ये बंदा आया, उसके बाद एक और बंदा आया, दो बंदे आए थे वैसे तो। एक का नाम, हमें दो हमारे पास कंप्यूटर बने, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट वो थे, जिसमें हमारे पास दो आती हैं। एक हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास, एक हमारे पास होता है उसे एडसेक कहते हैं, और एक एनियक, बल्कि वो नीचे आएगा, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये एडसेक, ठीक है। तो एडसेक क्या था? ये इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो ये हमारे पास जो होता है, जो विल्क साहब हैं, इन्होंने 1846 के अंदर इसको क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। एडसेक जो सा है ये 1846 के अंदर, ये भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक उसकी वो क्या कहते हैं कैलकुलेटिंग के लिए, ये सारा हमारे पास कैलकुलेटर था। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, चार्ल्स बेबेज साहब हैं। लेकिन अब डिजिटल कंप्यूटर आ गया जी हमारे पास, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दोनों चीज आ जाए। अगर पूछा जाए फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर या फाउंडर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर या स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो वो आपके पास कौन है? वो हमारे पास है जी, वो 1942 में पहले बना, एबीसी कंप्यूटर कहते हैं। और ये एबीसी क्यों नाम इसका रखा गया? अटेंसफ बेरी, ये दो लोग थे, अटेंसफ बेरी, तो उसी वजह से एबीसी कहा जाता है। यही आपका डिजिटल कंप्यूटर था और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको एबीसी कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इसको एबीसी, इलेक्ट्रॉनिक बेरी कंप्यूटर, ठीक है। एबीसी ये आपका डिजिटल भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक भी यही है। तो ये 1942 के अंदर डेवलप होता है और ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था। अटेंसफ बेरी जो सा है, ठीक है, अटेंसफ बेरी, उसने जो सा है, अगर यहाँ जगह नहीं है आप लोग साथ लिख लेना, अटेंसफ बेरी, तो उसने जो सा है ये आपका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो सा है वो किया। तो ये आपके पास ये चीजें बन जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ही स्लाइड्स के अंदर आप लोगों की सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो गई हैं, कि आपके पास जो कंप्यूटर शुरू शुरू में आया 1946 के अंदर, एक पहली जनरेशन उसकी आई, वो थी वैक्यूम ट्यूब। बहुत बड़ा, आपको पता है टनों के हिसाब से जो सा पहला जो कंप्यूटर था ना, उसके बारे में आता है 30 टन से ज्यादा का उसका वजन था, ठीक है। 30 टन से ज्यादा जो सा है पहले कंप्यूटर का जो सा है वो वजन था। और उसमें बहुत 18-19 हजार वैक्यूम ट्यूब्स थी बड़ी बड़ी। तो पहली जनरेशन आ गई जी कंप्यूटर की, ये क्या थी, फर्स्ट जनरेशन। ये सारी ये आप लोगों को खुद याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये अगर स्लाइड की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब जो सी हैं वो हमारे पास कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में यूज हुई थी जी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये ड्यूरेशन पूछी जाती है, आप में से सबने पेपर दिए हुए हैं, आपको पता होगा। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 59 से 65 तक चला, जब तक एक जंग चल रही थी। फिर 65 से अगली जंग के दौरान थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ गया। फिर 1980 तक चला और अभी तक जो है आपका फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, एआई जिसमें यूज हो रही है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपका क्या यूज हुआ जी, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, जिसकी वजह से जो आपके कंप्यूटर जो वर्किंग करते थे। सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर्स आ गए, सेकंड के अंदर क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स जो से हैं वो आ गए। ये ट्रांजिस्टर्स जो से हैं ये भी आपके यूज होते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं,
आपके कंप्यूटर्स के अंदर। और इसके हवाले से भी एक सवाल पूछा जाता है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके, ये किसने इन्वेंट किए थे? एक बंदा था, उसका नाम था बार्डीन। उसका क्या नाम था? बार्डीन, BARD, बर्डीन, बर्डीन कह दो या बार्डीन कह दो, बर्डीन है। ठीक है, तो उस भाई साहब ने जो सा है ये ट्रांजिस्टर्स को क्या किया था? इन्वेंट किया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये ईयर जो मैंने मेंशन किए ऐसे नहीं किए हुए, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और आगे ये भी सब किया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स जो सी हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स जो सी हैं ये आपकी जो सा है वो इसके अंदर यूज की गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। अभी रिसेंटली एक और भी पूछा गया था कि पहली दफा इंटीग्रेटेड सर्किट जो सा आईसी चिप्स जो सी हैं वो कब यूज की गई थी? तो 1951 के अंदर पहली दफा इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स हैं इनको यूज किया गया था 1951 के अंदर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो सी हैं ये आपकी सिलिकॉन चिप्स होती हैं बेसिकली। ये क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, ये सिलिकॉन चिप्स होती हैं। उसके बाद ये फोर्थ जोन सा है, इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर जोन सा है वो यूज किया गया, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर, या एक और वर्ड इसमें पूछ लिया, इसको कह दिया जाता है इसका अल्टरनेटिव VLSI, कि VLSI जो सा है ये कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किया गया था? तो VLSI का क्या मतलब है? VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सिस्टम आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया गया था, ठीक हो गया। VLSI, ये ताहिर ने लिख भी दिया है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है ULSI। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में VLSI और ULSI दोनों में क्या फर्क है? V stands फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड U stands फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा वायलेट नहीं, अल्ट्रा लार्ज, बाकी सारा वही है। V फोर्थ जनरेशन में क्या है? ये जो फोर्थ जनरेशन है इंटीग्रेट, ये माइक्रो प्रोसेसर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो आपकी फोर्थ है उसको क्या कहते हैं? फिफ्थ है, उसमें V की जगह U, अल्ट्रा। अब AI आ गई, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारे इनमें से लाजमी आपका सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको लाजमी, इसको मैंने ज्यादा चीजें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन आपने भी इसको गो थ्रू लाजमी करना है। माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड इन, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कब यूज हुए थे जी? फोर्थ के अंदर, ये हम देख चुके हैं। तो नन ऑफ दीज, डी, ठीक है, नन ऑफ दीज माइक्रो प्रोसेसर आपके, नन ऑफ दीज। इसका देख लेना, माइक्रो प्रोसेसर जोन से हैं इनको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के जो इन्वेंटर है ना उनका नाम देख लेना। उसके एक बंदे का नाम है टेड हॉफ, एक का नाम क्या है? टेड हॉफ। और दूसरा देख लेना, उसका नाम पता नहीं पूरा क्या, स्टैनले समथिंग कुछ होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो इन्वेंटर है ना, ये आप लोग लाजमी देख लेना, एक टेड हॉफ है और एक स्टैनली समथिंग कुछ उसका नाम होगा, वो भी देख लेना, वो भी पूछ लिया जाता है। एंटीवायरस, अच्छा जी, अब एंटीवायरस की अगर हम बात करें, अगर अब हम क्या करें, हम एंटीवायरस की बात करें, तो एंटीवायरस के हवाले से एक चीज याद रख लो, हमारी तरह हमारे पास जो दो, हमारे पास अब यहाँ इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। दो चीजें होती हैं जी हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर। एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर जो आपकी चीजें, जो आपका मॉनिटर है, ये सारी चीजें जिसको आप टच कर सकते हो, ये आपका हार्डवेयर है। और सिंपल हम इन वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करते हैं। सॉफ्टवेयर जो आप लोग, आपको नजर नहीं आ रही होते, मतलब जिनको आप फिजिकली नहीं देख सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ये बेसिक हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर जो है ना वो दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी आगे कितनी तरह के होते हैं जी? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो तरह के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये जो आपके ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर नहीं, ये जो आपके ड्राइवर हैं, जो आपका डिस्प्ले का ड्राइवर हो गया, माउस जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो माउस है, माउस जो इसका इसका सॉफ्टवेयर है, उसका ड्राइवर, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसका क्या है? आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, उनकी तीन टाइप्स होती हैं जी। ये जो तीनों लिखी हुई है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। कैसे? पहले आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया। सॉफ्टवेयर को आपने कहा दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम को हमने देख लिया, ड्राइवर्स वगैरह ये सारी चीजें। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तीन तरह के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या क्या होते हैं जी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपकी कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है। लेट्स सपोज, क्या हो सकता है? आपके पास कंट्रोल पैनल है, आपका कंट्रोल पैनल है कंप्यूटर के अंदर, आपके पास कोई भी एंटीवायरस है,
आपके अंदर ये डिस्क क्लीन अप होते हैं, ठीक है, मोबाइल में भी आपने देखा होंगे डिस्क क्लीन अप हो रही है जी, कैश फाइल रिमूव हो रही है, ऐड और रिमूव का प्रोग्राम होता है कंट्रोल पैनल के अंदर। जो भी आपकी कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली एंटीवायरस हमारे पास क्या है जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब आ जाते हैं जी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की तरफ। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कौन है जी आपके, ये जो मीडिया प्लेयर्स हो गए आपके जितने, MP3 मीडिया प्लेयर है आपका, VLC है, MP4 मीडिया प्लेयर है, जितने आपके मीडिया प्लेयर्स हैं, ठीक है, मीडिया प्लेयर्स ये सारे आपके एंटरटेनमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, VLC वगैरह हो गए, और भी जो जो जिस तरह से आप यूज करते हैं, और तो ये आपके मीडिया प्लेयर्स होते हैं इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में दो आप लोगों ने याद रखने हैं, सारी जिंदगी इनको नहीं बोलना, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये यहाँ इधर ऐड हो जाए, मल्टी, एक सेकंड रुको, आगे है, ठीक है, आगे लिखे हुए हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपके कौन से होते हैं जी, एडोब फ्लैश प्लेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है जी, एडोब फ्लैश, जिसपे आप मल्टी काम ले सकते हो। एडोब फ्लैश प्लेयर जो सा है, इसमें आपकी क्या कहते हैं, वीडियोस भी आप करते हो, इसमें आप एडिटिंग भी करते हो, डिफरेंट है, जिसको एडोब कहते हैं या एडोबी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद MS ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो PPSC पूछती है कि MS ऑफिस इज, या जैसे ये ऊपर लिखा है ना एंटीवायरस फॉल्स, तो यहाँ आ जाता है जी MS, नीचे MCQs है, ये देखो ये आ गया, MS ऑफिस फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस हो गया, और जो आपका एडोब फ्लैश प्लेयर है, ये सब क्या होते हैं, ये आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं जी, ये आपके मल्टीमीडिया जो से हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने मना किया था कि अपने नाम से आना है ओरिजिनल। अब ये वीवो कौन है, वीवो Y2 इस तरह ना किया करो यार, अपने नाम से आया करो, अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे नाम दिए हैं आपके माँ बाप ने आपको, ठीक हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर का आप लोगों ने याद रखना है। फिर एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस होती हैं जी आपकी, एक्सटेंशंस होती हैं आपकी। अब ये देखो MP4 है, ये मिड है, वेव है, ये किसकी एक्सटेंशन है जी, ऑडियो की एक्सटेंशन है, ठीक है, EX लिखा होता है, EXE जो सा है, ये एक्सटेंशन होती हैं आपकी। जिसके एंड में .MP3 लिखा है, ये आपकी क्या है, ऑडियो फाइल है। जिसके एंड में .MP4 लिखा हुआ है, .AVI लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है, या आपकी वीडियो फाइल है। फिर एक और वीडियो, बल्कि वीडियो का आगे भी आएगा, फिर मैं आपको दो तीन और भी बताऊंगा। जैसे ये JPG होता है आपका, ये इमेज का होता है जी, JPG। वीडियो का क्या मोस्टली होता है जी, वीडियो का आपका MP4 होता है, MP3 हो गया, मिड हो गया, WAV, ये VE नहीं है, WAV है सिर्फ, ठीक है, ये WAV होता है, मेरे ख्याल में E नहीं होता इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम साथ ही करेक्ट कर लेते हैं। WAV जो सा है, ये आपका क्या होता है, ये आपकी ऑडियो की एक्सटेंशन होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड वर्जन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज। तो ये जो विंडोज है ना आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज जो सा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, बिल गेट्स साहब की, उन्होंने जो सा है बनाया। तो इसमें दो सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। एक तो सबसे पहला वर्जन विंडोज का कौन सा था, वो था विंडो NT। ये विंडो NT जो सा है, ये क्या था आपका, ये सबसे पहला जो सा है वो क्या था, वर्जन था, वैलिड वर्जन था विंडोज का। लेकिन उसने कौन, ये विंडो XP भी आपकी विंडो की ऑफिशियल फॉर्म, लेकिन ये जो विंडो डॉक है ना, ये आज तक नहीं आई। अब विंडो XP है आपकी, विंडो NT है, विंडो विस्टा भी है, विंडो विस्टा भी है, ये नीचे है, ये विंडो विस्टा, ठीक है, विंडो विस्टा जो सी है, ये 2007 के अंदर लॉन्च किया गया था जी इसको। ये जो विंडो विस्टा है, ये आपकी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, ये 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। और एक और सवाल, ये शायद मैंने पहले बताया भी है या नहीं बताया हुआ, इसको करंट अफेयर्स के तौर पे अपने जहन में रखना है, कि रिसेंटली अभी विंडोज का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, विंडोज 11 चल रही है। अभी पिछले महीने में विंडोज 10 से विंडोज 11 पे आया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी याद रखना है कि विंडोज क्या है, विंडोज 11 चल रही है, पहले विंडोज 10 थी, आज से कुछ महीने पहले या साल पहले विंडोज 10 थी। तो अब क्या है, अब सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज का आपका कौन सा चल रहा है, विंडोज 11। और पहला वर्जन कौन सा था, पहला वर्जन था विंडोज का विंडोज NT। ये आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज याद रखना है आप लोगों ने। IBM, IBM क्या है जी हमारे पास, IBM जो सा है, IBM 1911 के अंदर आपकी IBM बनी, ठीक है, ए ऑप्शन, 1911 के अंदर आपकी IBM बनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये जो सा है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी आपके क्या बनाती है जी, कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर्स बनाती है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो यहाँ एक और सवाल याद रख लो जनरल नॉलेज का, कि इसको IBM का एक और नाम भी है, इसको क्या कहते हैं जी, मैं बताता हूँ, उस कंपनीज की तरफ भी हम आते हैं। IBM जो से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का एक और नाम भी है, ये सवाल पूछा गया था, इसको कहते हैं बिग ब्लू।
आईबीएम जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक आपका इतना बड़ा इदारा है, इसको क्या कहते हैं जी? इसको बिग ब्लू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? बिग ब्लू भी कहते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर एक माइक्रो प्रोसेस कह रहा हूँ, माइक्रो कंप्यूटर बना था। माइक्रो कंप्यूटर जौन सा है, जिसको हम पीसी कहते हैं जी, आपका पर्सनल कंप्यूटर। सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट पीसी पर्सनल कंप्यूटर जौन सा है वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो यही इसी आईबीएम ने बनाया था। एडवर्ड साहब थे। एडवर्ड, मेरे ख्याल में रॉबर्ट नाम था उसका। तो उस भाई साहब ने 1981 के अंदर पहला पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, जो बड़ा सा हम पहले यूज करते थे पर्सनल कंप्यूटर, वो इसी कंपनी आईबीएम ने बनाया था। ठीक है, तो एडवर्ड साहब ने। अब फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो आपने क्या कहना है जी? एडवर्ड रॉबर्ट जौन सा है वो पर्सनल कंप्यूटर के क्या है? बानी है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया था वो इसी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम ने बनाया था, जिसको क्या कहते हैं? इसको बिग ब्लू भी कहते हैं। और 1911 के अंदर जौन सा है, 1911 के अंदर ये आपकी बनी थी बिग ब्लू कंपनी। ये भाई साहब आ ही गए। फादर ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, 1981 के अंदर पर्सनल कंप्यूटर जौन सा है आपका, पर्सनल कंप्यूटर या इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कह दिया जाता है, कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कब बना था जी? तो एडवर्ड रॉबर्ट साहब जौन से हैं, उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम कंपनी के अंडर जौन सा 1981 के अंदर बनाया था। अच्छा जी, ओएमआर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा। इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो मेरे ख्याल में पता होगा, कोई इशू नहीं है किसी को। कि इनपुट डिवाइसेस जौन सी हैं जिनको आप इनपुट दे रहे होते हो, और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे आप आउटपुट ले रहे होते हो। देखो कितना आसान चीज है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना जो आपकी, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ओ एम आर क्या होती है? इसका सवाल दो आपकी चीजें हैं। एक है ओ एम आर, एक होती है ओसीआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओएमआर होती है। ओएमआर क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और ओसीआर क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं कंप्यूटर में, बहुत ज्यादा फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, करवाऊंगा आगे, जैसे एच टी टी पी है, HTML है। ठीक है, WWW है। तो ये सब की फॉर्म्स पूछी जाती हैं आप लोगों से। तो OMR और OCR। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये जो आपके पीपीएससी का जो आप पेपर देने जाओगे, तो उसके अंदर जो आपके ये जो बॉक्सेस होते हैं, उनको बाद में जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो इसी टेक्निक ओएमआर जो सा ओएमआर उसके ऊपर लिखा होता है, ओएमआर शीट। तो उसके बाद जो आपका होता है ओसीआर, ये जो अब आप स्कैन करते हो, आपके पास एक कोई तस्वीर है, इसमें करेक्टर आ रहा है ना, जो पिक्चर को आप जब स्कैन करते हो तो उसके लिए ये करेक्टर रिकॉग्निशन यूज होता है। फिर एक और भी होता है आपका MICR। MICR उसके बारे में पूछा जाता है कि MICR इज यूज्ड इन। तो MICR जो सा है, ये आपका बैंक्स के अंदर यूज होता है। ये जो चेक बुक होती है, जो चेक होते हैं ना, आप जब जमा करवाते हो तो उनके ऊपर या चलान्स के ऊपर आपके वो यूज हो रही होती है मशीन, उसको कहते हैं MICR। एंड MI stands for मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तीन आपने याद रखने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो लिख रहे होंगे ताकि वो लिख लें। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक हो गया, रिकॉग्निशन। और थर्ड मैंने बताया जो कि बैंक्स के अंदर यूज होता है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक हो गया, तो MICR भी आपने याद रखना है, ये बैंक के अंदर आपका क्या होता है? यूज होता है। तो अब बेसिक हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। ये तो होगी इधर उधर की बातें। OMR इज, तो OMR याद रखो, ये आपकी इनपुट डिवाइस है जी। OMR आपकी क्या है? OMR आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस में एक दफा जब, बल्कि आप भी बता दो साथ साथ, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। वो सबसे इंपॉर्टेंट OMR, क्योंकि आज मैं अभी फिंगरप्रिंट्स अपने वो करवा के आया हूँ। तो फिंगरप्रिंट आपकी जौन सी है वो क्या है? फिंगरप्रिंट आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप भी बताते जाओ, मैं भी बताता जाता हूँ। फिंगरप्रिंट्स आपकी इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद जो स्कैनर है आपका, स्कैनर जितना होते हैं, ये भी तो सारे स्कैन ही होते हैं ना, रीडर। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो आपका क्या, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं ये, क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जॉयस्टिक हो गई। ये सारे आपके क्या होते हैं? जॉयस्टिक, किसने, हाँ जॉयस्टिक, बिल्कुल। जॉयस्टिक हो गया, ये आपके क्या होती हैं? और टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, आपका कैमरा हो गया, ये जो लैपटॉप के ऊपर आपका वेब कैम होता है, लाइट पेन होता है, माइक्रोफोन होता है, और क्या होता है?
और एक आपका बार कोड वगैरह टच, हाँ वो मैं बताता हूँ, बोथ वाली भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इनपुट, इनको आप इनपुट दे रहे होते हो। फिर होती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस, ये आ गया ओसीआर, ये अभी हम कर रहे थे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये हमें ये ऑप्शन ये हम कर चुके हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ बता रहा था आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जी आपकी, आपकी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप कोई आउटपुट जो है वो ले रहे होते हो। तो आउटपुट डिवाइसेस आपकी कौन सी होती हैं? तो आपका मॉनिटर हो गया जी, आपकी एलईडी हो गई, आपकी एलसीडी वगैरह हो गई, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, आपकी क्या कहते हैं, स्पीकर हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो ये आप लोगों को इनपुट और आउटपुट जो सा है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी हम देख चुके हैं, इस पे भी हमें कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ इमेज, इमेज की एक्सटेंशन हमारे पास क्या है जी? MP4 वीडियो की है, जेपीजी हो गई, जेपीईजी, ये दोनों जो हैं आपकी क्या होती हैं? ये इमेज की एक्सटेंशन होती हैं। जेपीजी और जेपीईजी ये दोनों आपकी इमेज की एक्सटेंशन होती हैं। MP4 हो गया, AVI हो गया, TS फाइल होती है, एक TS फाइल होती है, TS, वो भी आपकी वीडियो की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा, MP4 हो गया, AVI अगर किसी के जहन में और भी आ रहा है, TS फाइल है, ये भी मैंने रिसेंटली देखी थी TS फाइल। और MP4 की कोई एक्सटेंशन जहन में आ रही हो तो वो बता सकते हो, ताकि वो भी हम ऐड कर लें बीच में, ठीक है। बाकी आप खुद भी देख सकते हो, तो इसी बहाने आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। अच्छा जी, अभी प्रिंटर आपको बताया क्या होती है जी? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होती है। तो प्रिंटर की आगे टाइप्स होती हैं जी दो तरह की, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एक क्या होता है आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उन्होंने पूछा है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जी इंक जेट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? पुराने जमाने में एक होता था ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो सा ये आपका इम्पैक्ट होता है, मतलब कि इस पे आप जब कुछ प्रिंट कर रहे होते हो तो इसका इम्पैक्ट, ये टच हो रहा होता है किसके साथ? ये टच हो रहा होता है पेज के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर है जी। ये पेज के साथ ऐसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके किसके ऊपर? पेज के ऊपर, ठीक है। इसी तरह एक और भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता था एक जमाने में, उसको कहते हैं डेजी व्हील, उसको क्या कहते हैं? डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक हो गया। और ये जो होते हैं ये आपके, इनके अंदर एक चीज होती है उसे कहते हैं रिबन्स, रिबन्स। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये रिबन्स को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? रिबन्स को यूज करते हैं। ये सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज्ड रिबन्स, रिबन्स जो हैं वो यूज करते हैं। नॉन इम्पैक्ट की तरफ आए तो ये जो आजकल के आपके नए प्रिंटर हैं, डिजिटल प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक है, तो ये आपके क्या करते हैं कि ये आपके अल्लाह भला करे, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ये सवाल भी एक दफा पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सबसे बेस्ट, ये तीनों ऑप्शंस थी, जैसे डॉट मैट्रिक्स था, डेजी व्हील था, और क्या कहते हैं आपका लेजर या इंक जेट प्रिंटर था। तो इसमें लिखा हुआ था कि इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा प्रिंटर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेजर है या इंक जेट है, ये आपको सबसे बेस्ट जोन सा है वो क्वालिटी देंगे। और सबसे एक्सपेंसिव जोन से है वो क्या होते हैं? एक्सपेंसिव भी फिर यही होते हैं, जिनकी क्वालिटी ज्यादा है वो महंगे होते हैं। ये जो आपके डॉट मैट्रिक्स हो गया या डेजी व्हील प्रिंटर हो गए, ये फिर आपके क्या होते हैं? ये आपके जरा सस्ते भी होते हैं, ठीक हो गया। तो ये जोन सा आपने याद रखना है। और बाकी इसका यूनिट पूछ लिया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसका होता है डॉट पर इंच, DPI कहते हैं जी इसको। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, इसका यूनिट क्या होता है? DPI, डॉट पर इंच, क्योंकि इसने डॉट लगाने होते हैं ना, इम्पैक्ट होता है इनका। तो डॉट पर इंच जो सा है वो इसका यूनिट होता है, जो आपके क्या कहते हैं, इसकी प्रिंटर की रेजोल्यूशन कह लो, उसका यूनिट होता है। प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है उसका यूनिट होता है डॉट पर इंच फॉर इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें आपका फिर पेज वाइज होता है, पेज पर मिनट हो जाता है या पेज पर आर हो जाता है। ये आपके नॉन इम्पैक्ट, या जैसे ये इंक जेट प्रिंटर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास फिर पेज पर आर या पेज पर मिनट, ठीक है, दोनों PP, ठीक है। PPM भी होता है यूज, और PPH जो है वो भी यूज होता है पर मिनट, या पर एक मिनट में कितने पेजेस लिखे गए, या एक मिनट में कितने, एक आवर में कितने पेजेस लिखे गए, दोनों यूज होते हैं। मोडेम, ये जो इंटरनेट के लिए आप यूज करते हो, ये आपकी मोडेम क्या है? ये बोथ है जी। याद रख लो, 3 सवाल पूछे जाते हैं। आपकी टच स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन, आपकी ये जो क्या कहते हैं नेटवर्क कार्ड, ठीक है, ये जो आपकी क्या है नेटवर्क कार्ड हो गए, ये जो आपका मोडेम हो गया, ठीक हो गया, और आपकी यूएसबी नहीं, यूएसबी नहीं, ये तीनों जोन से हैं, जो टच स्क्रीन खास तौर पे और मोडेम, ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं कि टच स्क्रीन आपका क्या है?
टच स्क्रीन पे आप टच करके इनपुट भी देते हो और वही स्क्रीन आपको आउटपुट भी दिखा रही होती है। ठीक हो गया। तो ये बोथ होते हैं, इनपुट डिवाइस भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। और ये जो इंटरनेट के मोडेम्स होते हैं आपके, ये भी आपके क्या है, ये इनपुट भी ले रहे होते हैं और आपको आउटपुट जो सा इंटरनेट के तौर पर वो भी दे रहे होते हैं। तो दोनों इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। अच्छा जी, 1 PB पेटाबाइट, ठीक है। पीबी जोन सा है वो किसके इक्वल होता है, 1024 टेराबाइट के। 1024 जोन सा है वो टेराबाइट के इक्वल होता है। इसी तरह आप खुद अपना चार्ट बना लेना कि 1 टेराबाइट के अंदर कितने होते हैं जी। 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट के कितने होते हैं, 1024 होते हैं। फिर 1 MB के अंदर कितने होते हैं, 1024 केबीज होते हैं। 1 KB के अंदर जो सा है वो कितने फिर आपके हो जाएंगे, उसमें फिर आपके 1024 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसको याद रख लेना है। ये पूरा चार्ट नहीं भी होगा तो बल्कि बाद में मैं शायद आपको भेज दूं, या आप सिंपल गूगल भी नेट सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे कि 1 टेरा, बस पीबी तक रहना है। ये पीबी तक, अभी रिसेंटली पीबी सवाल पूछा गया तो इसलिए मैंने ऐड किया है। आपने बाइट से स्टार्ट होना है, बाइट से केबी, केबी से जीबी, एमबी, और एमबी से आगे जीबी, और जीबी से आगे फिर आपने टीबी, और टीबी से ये लास्ट पेटाबाइट, इससे आगे आपने नहीं जाना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस यूजिंग विच ऑपरेशन। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके दो हिस्से होते हैं जी आपके। जो सीपीयू है ना आपका, सीपीयू के अंदर आपके कितने हिस्से होते हैं जी, दो हिस्से होते हैं। 2 मिनट जरा, अजान। अच्छा जी, ये मैंने साथ ही पिक्चर मैंने कहा अटैच कर दिया ना, वक्फा है तो ये आप लोगों के साथ ही ये आ गई। जो मैंने चीज़ें बताई थी इसको फिर आप लोग बाद में देख लेना। बस ये वन पूरा 1000 नहीं देखना कोई भी चीज़, ये 1024 ये सबके साथ आएगा। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। एक दफ़ा अगेन ओके कर दो, मेरी आवाज़ आ रही है, ये ना मैं पढ़ाता जाऊँ और पता लगे एंड में आवाज़ ही ना आ रही हो। ओके है सीन, आवाज़ और स्क्रीन दोनों शो हो रही है। ठीक हो गया, चलो जी यहाँ से आगे चलते हैं। HTML, HTML। अच्छा, यहाँ एक चीज, दो चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। HTML कि जो आपका कंप्यूटर है ना, उसकी दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, वो दो तरह की जुबानें समझता है। मतलब उसके अंदर जो लैंग्वेजेस को हम डिफाइन करते हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। सीपीयू कहाँ गया, अच्छा ये मैंने गलत लगा दिया। चलो ये मैंने इधर ही, ठीक है, लगी रहे, खैर। अच्छा सीपीयू, हाँ मैं सीपीयू का बता रहा था, मेरे जेहन में आया कि वो मैं आगे, ठीक हो गया, सीपीयू का हम मैं बात कर रहा था। अच्छा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसको दिमाग भी कहते हैं कंप्यूटर का, इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं सीपीयू के। सीपीयू जो सा है उसके क्या होते हैं, सीपीयू के दो हिस्से होते हैं। सीपीयू के दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर के पास जब अब इंफॉर्मेशन है, लेट्स सपोज मैंने कंप्यूटर को कहा है कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या कहते हैं, ब्राउजर ओपन करना है। तो मैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जब देता हूं ना, मैंने कंप्यूटर को जो कमांड देनी है, वो मैं उसको हुक्म देता हूं, वो उसके कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। ठीक है, दो हिस्से होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। तो मैंने जो कमांड देनी है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी है, वो कंट्रोल यूनिट के पास जानी है। लेकिन उस कंट्रोल यूनिट ने आगे इन्फॉर्मेशन दे देनी है किसको, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। तो ये जो सारे काम परफॉर्म होते हैं, ये जो सारी चीजें परफॉर्म होती हैं, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये किस कौन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये दोनों करते हैं। ठीक हो गया। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम लैंग्वेजेस की बात मैं बताने लगा था, HTML। तो लैंग्वेज आपकी क्या होती हैं जी, दो तरह की होती हैं। एक आपकी मशीन लैंग्वेज है जी, और एक है आपकी सॉरी, एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, एक सेकेंड। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं आपकी, एक है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। आ गई समझ कि दो तरह की आपकी क्या होती हैं, लैंग्वेज है। एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है या मशीन लैंग्वेज होती है, ओनली कंप्यूटर या प्रोसेसर जो सा है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो समझ सकता है। मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज जो सी है, ये कंप्यूटर की जुबान है, ओनली कंप्यूटर जो सा इसको समझ सकता है, आम इंसान नहीं समझ सकते। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है हम जैसे इंसानों के लिए।
हमने जो सा है कंप्यूटर को जो कमांड्स देनी होती हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने समझ लेना है कि लो लेवल लैंग्वेज जो सी है वो आपकी क्या है, वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए जो सी है वो होती है, वो क्या होती है आपकी कंप्यूटर के लिए होती है। और लो लेवल लैंग्वेज फिर आपकी क्या हो जाती है, लो लेवल लैंग्वेज या जो मशीन लैंग्वेज होती है वो फिर आपकी कौन सी हो सकती हैं। अब सवाल आता है ना कि सर लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी जुबान आती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, हम नहीं समझ सकते। तो लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी एक बाइनरी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो सी है ये आपकी क्या होती है, इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक बाइनरी लैंग्वेज जो 0 1 की जुबान होती है, ठीक है, और जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। और ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है, इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वो आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ, जो कि इंसानों के लिए बनी है, जैसे जिसमें आपकी सी आ जाती है, C++ आ जाता है, आपका जावा आ गया, ठीक है, आपकी फोटान आ गया, आपका कोबोल आ गया, ठीक है, HTML आ गया। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं। तो उसमें से एक लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो आपकी HTML होती है, ये जो आपकी HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपकी वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। ये आपने जब वेब डिजाइनिंग करनी होती है उसके अंदर ये यूज होती है। तो इसको टिम बर्नर ली साहब जो थे उन्होंने डेवलप किया था। HTML इज डेवलप्ड बाय, इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर ली साहब ने बनाया था। और जिन जो आप में से जो तैयारी साथ साथ जिनको चीज़ों का पता है, क्योंकि आपकी रिवीजन है ना बेसिकली ये, तो मोस्टली चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता होंगी, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो टिम बर्नर ली वही साहब हैं जिन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो सी है वो भी किसकी इजाद है, इसी भाई भाई साहब टिम बर्नर ली साहब की जो सी है वो इसको क्या करते हैं, टिम बर्नर ली साहब ने वर्ल्ड वाइड वेब जो सा है वो भी टिम बर्नर ली साहब की इजाद है। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब वो भी इसी भाई की इजाद है, तो वो आपने याद रखना है। वेब डिजाइनिंग के लिए अभी बताया तो है आप लोगों को कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के लिए जी HTML को यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर सबसे PPSC का खतरनाक सवाल, सबसे खतरनाक सवाल जी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखो दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, दो तरह की लैंग्वेजेस हैं। चले, ठीक हो गया, कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम भी है लेकिन फिर भी आप लोगों को, मुझे मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल, कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, कोई MCQs बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका बैकग्राउंड बताऊं, और उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ रही होगी, आप लोगों को, आप लोग सेटिस्फाई भी हो गए। सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक MCQs रीड करता हूँ जी उसकी ये ऑप्शन है और मैं चला जाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरा थोड़ा सा जो बैकग्राउंड देता हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ उससे आप लोगों का फायदा हो रहा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आधे घंटे का लेक्चर लूँ और 30 40 MCQs करवाऊँ और कहूँ जी चले कल इसका टेस्ट होगा। अच्छा जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, अब कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती ना, हाई लेवल लैंग्वेज तो मेरे लिए है, आपके लिए है, इंसानों के लिए है, कंप्यूटर बेचारा को तो समझ नहीं आती। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है कंप्यूटर को समझाने के लिए। तो फिर हम क्या यूज करते हैं, हम कंपाइलर यूज करते हैं और इंटरप्रेटर जो सा है वो यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो से हैं ये हम जो सा है क्या करते हैं, इनको हमने यूज करना होता है। तो कंपाइलर जो सा है ये आपका क्या करता है, कंपाइलर आपका एक पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है एट वन टाइम, एक ही वक्त जो सा है, या होल प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर क्या है कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन जो सा है, ये एक एक लाइन जो सा है उसको वो ट्रांसलेट करता है। तो ये दोनों PPSC के बड़े फेवरेट सवाल हैं, सदियों से पूछे जा रहे हैं और सदियों से जो सा है कंप्यूटर मुझे भी मुश्किल लगता है, इसलिए मेरी कोशिश यही है आज और कल पढ़ा के ना आप लोगों को, एक तो खुश्क सब्जेक्ट है, उस तरह मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है तो मुझे भी ज़रा कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता कंप्यूटर। तो बाकी ज़रा इंटरेस्टिंग होते हैं आप लोगों के सब, जैसे कल इस्लामियत था, बड़ा अच्छा उसका लेक्चर था, तो मुझे भी ज़रा उसमें ना तो वो समझ आती है। अच्छा, तो कंपाइलर जो सा है आपका क्या करता है, कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता है, मैं बता देता हूँ, ट्रांसलेट करना होता है एट वन टाइम, मतलब एक ही टाइम पूरे का पूरा प्रोग्राम जो सा है वो ट्रांसलेट कर देता है।
या कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट का भी जाता है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम के ऊपर क्या है वो कन्वर्ट कर देता है। कोई एक प्रोग्राम है, आपने समझाना है कंप्यूटर को, तो एक ही टाइम के अंदर आपने अगर उसको समझाना है, पूरा का पूरा ट्रांसलेट करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, तो एक ही टाइम में कंपाइलर यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइन बाय लाइन जो सा है, एक लाइन दूसरी लाइन, इसको ऐसे की जुबान में समझ लो, लेट्स सपोज अभी आप सब जो सा है वो CSS के एग्जाम दे के आए हो, सब तो नहीं, जो भी, तो उसमें मैं कहूँ कि मैंने ऐसे को उर्दू में कन्वर्ट करना हो, तो आप चाहते हो सारा एक दफा ही ऐसे आपका कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, तो आपने अगर पूरे का पूरा ऐसे एक दफा ट्रांसलेट करना है तो आप कंपाइलर यूज करोगे। ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी, एक एक चीज मेरा इंट्रोडक्शन जो सा है, एक लाइन जो सी है वो पहले ट्रांसलेट हो, फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, तो फिर क्या यूज करोगे, इंटरप्रेटर जो सा है वो यूज करोगे। तो इससे आसान मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन CD-ROM। जो आपकी CD-ROM होती है, जो आपकी CD-ROM होती है, CD-ROM, तो CD-ROM बेसिकली आपकी क्या है, इसका मतलब है कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। CD क्या है, आपकी कंपैक्ट डिस्क, और रोम आपकी, ये मेमोरीज के अंदर आपको बता दूंगा, रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूरा क्या बनता है, कंपैक्ट डिस्क, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर जो सा है वो आपकी लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपकी लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। और ये कितने की होती है, इसका डिफॉल्ट, इसका साइज क्या होता है, 880 MB होता है, ठीक है, 880 मेगाबाइट्स। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये सवाल पूछा जा चुका है, इनके साइज के बारे में पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद 880, अच्छा जी, उसके बाद जो सा है अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूछा जाता है द कैपेसिटी, डीवीडी। डीवीडी का क्या मतलब होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटी, डीवीडी, ये आगे लिखा हुआ है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ये याद रखना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा जी, तो डीवीडी स्टैंड्स फॉर 680, 680 होता है, 680, 880 नहीं, 680 होता है। ये CD-ROM 680 है, कंफर्म। अच्छा जी, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेयर, इसमें सिंगल लेयर भी होती है, डबल लेयर भी होती है, डबल लेयर सिंगल साइड भी होती है, डबल लेयर डबल साइज भी होती है, ठीक है, डबल साइड भी होती है। तो ये तीनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंगल, यहाँ क्या पूछी है, सिंगल लेयर, तो सिंगल लेयर की जो सी है वो कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी 4.76 GB होती है जी। इसकी कितनी होती है, 4.76। फिर पूछा जाता है कि डबल लेयर सिंगल साइड, तो उसकी होती है, डबल लेयर सिंगल साइड की होती है जी 9.4 GB। उसकी कितनी होती है, 9.4 GB होती है। फिर पूछा जाता है डबल लेयर डबल साइड जो सी है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो वो होती है 17 GB। ये जो ए ऑप्शन लिखी हुई है ना, 17 GB, ये 17 GB डीवीडी जो कि डबल लेयर हो और डबल साइड हो, ये इसकी टाइप्स में आ जाती हैं, ठीक है। कितने तरह की ये होती हैं, सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर के अंदर आपकी 4.76 GB होती है। फिर आ जाती है डबल लेयर सिंगल साइड, तो वो 9.4 GB होती है। फिर होती है डबल लेयर डबल साइड, तो वो आपकी 17 GB की होती है। तो ये तीनों सवाल आप लोगों से इसके पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। चलो जी, स्मॉलेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU, तो दो होती हैं आपकी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, एक इनसाइड एक आउटसाइड, दोनों सवाल जो, एक सेकंड जरा। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि इनसाइड और आउटसाइड मेमोरी, ये दोनों सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर इनसाइड CPU की बात हो जाए, इनसाइड CPU की बात हो जाए, तो वो आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है, रजिस्टर होती है, फास्टेस्ट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी होती है, फास्टेस्ट भी होती है, ठीक है। इनसाइड की जब भी बात आएगी, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी की, वो आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है। लेकिन आउटसाइड की जब भी बात की जाएगी, ये PPSC में दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, तो वो आपकी कैशे मेमोरी होती है। वो आपकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट भी होती है, फास्टेस्ट भी होती है। ये आउटसाइड CPU की बात करें तो CPU के जो सा है वो आपका क्या कहते हैं, जो बायोस होता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो बायोस के अंदर ये आपकी होती है आउटसाइड। तो उसके अंदर जो सा आप कैशे मेमोरी, ये दोनों सवाल आप इसी तरह याद रखोगे, रट्टा लगा लो बेशक इसको, कि इनसाइड CPU की जब भी बात आएगी तो रजिस्टर है, और आउटसाइड की बात आएगी तो वो आपकी कैशे मेमोरी है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन नाम से पता लग रहा होगा, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसने बुनियाद रखी थी। तो एलन ट्यूरिंग साहिबा जौन सी हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग जौन सी हैं वो इसकी क्या है, वो इसकी फादर कह लो, मदर कह लो, बल्कि साहिबा है ना, तो मदर ही होंगी। अच्छा जी, CEO ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, अब आगे जरा आप लोगों की कंपनीज के हवाले से कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ जरा थोड़ा सा सुकून मिलेगा। करंट CEO ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम जो सा है वो आपका इस टाइम पे, इंस्टाग्राम की अगर मैं आप लोगों से पूछूं पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है जी, मेटा है।
इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है जी, याद रखनी है आप लोगों ने। इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है जी, वो मेटा है। ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इसको क्या है, फेसबुक जो सा है उसने खरीद लिया हुआ है। तो मेटा जो इंस्टाग्राम है 2010 के अंदर ये बनी थी, ठीक है। तो इसके जो सीईओ कौन है, ए ऑप्शन, केवन सिस्ट्रॉम, ठीक है। ये सारे आपने वन लाइनर है, सब आपने याद रखने हैं। तो केवन सिस्ट्रॉम साहब जो से हैं वो इसके क्या है जी, करंट सीईओ हैं। बींग, बिंज, ये आपके पास क्या है जी, सर्च इंजन है। ये आपके पास क्या है जी, सर्च इंजन है। जैसे गूगल आपके पास क्या है, सर्च इंजन है, इसी तरह ये जो ये मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, एक सेकंड मुझे लेट मी चेक कि ये कौन सी कंपनी का है। अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ। ये माइक्रोसॉफ्ट का है जी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। अब जैसे गूगल है, ये इसकी कंपनी क्या है, ये सर्च इंजन, गूगल आपका सर्च इंजन है ना, आप चीजें सर्च करते हो। तो ये कौन सी कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। लेकिन ये जो बिंग है ये आपका किसका है जी, ये सर्च इंजन, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये भी आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर कौन सा है इस टाइम पे, पता है आप लोगों को? सबके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर, एज, ठीक है। एज, एज जो सा है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जो सा है, कॉन्फ्रेंस करनी हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देने हो, जैसे ये जूम है ना, इसी तरह की एक ऐप भी है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था। अगर आपने कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, आपने कुछ पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है जी। अच्छा जी। इन डब्ल्यू क्या है जी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। टिम बर्नर ली साहब जो से हैं वो, उन्होंने इसको बनाया था, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या होती है, ये पूरी आपकी वेब प्रोवाइडर आपका होता है। इसमें आपने जब भी कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो इसमें जो दरमियान में लिखा होता है ना, ये दरमियान में गूगल, या इधर www.facebook.com, .twitter.com, तो ये आपका क्या होता है जी, डोमेन नेम होता है। ये आपका क्या होता है जी, डोमेन नेम होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। गूगल प्लस, ये भी 2022 का सवाल है कि गूगल प्लस क्या है जी आपका। तो गूगल प्लस आपका गूगल वालों का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर नहीं है, ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इस पे आप अपनी चीजें शेयर करते हो, शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सी ऑप्शन, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जी हमारे पास ये। पेरेंट कंपनी ऑफ याहू, याहू जो सी है आपकी, याहू की जो पेरेंट कंपनी है उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है ए ऑप्शन, अपोलो। उसका क्या नाम है जी, उसका नाम है जी अपोलो है, ठीक हो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को बाहर, मुझे लगता है कोई शादी आ गई है। अच्छा जी। तो उसके बाद हमारे पास, आवाज में कोई ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा, आवाज मेरी क्लियर है, ये वरना थोड़ी देर शादी इंजॉय कर लें। क्लियर है, बस ठीक है। साथ साथ ढोल की ताप के ऊपर, ढोल की ताप के ऊपर आज लेक्चर लेते हैं। अच्छा जी, चलो नहीं सुनाई दे रहा तो अच्छा है, मेरा मूड जो सा है वो फ्रेश हो जाएगा ढोल की ताप के साथ। अच्छा जी, ट्विटर, ट्विटर के बारे में आप लोगों को पता है। ट्विटर 2006 के अंदर इसके फाउंडर कौन थे जी, जैक डॉर्सी साहब। और इसके सीईओ भी जो सा है वो फिर जैक डॉर्सी थे। फिर बाद में पराग अग्रवाल साहब आ गए। तो इस टाइम पे ट्विटर जो सा है वो किसका पास है जी, $44 बिलियन के अंदर एलन मस्क साहब जो है उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया हुआ है। $44 बिलियन के अंदर अब ट्विटर के मालिक कौन है जी, एलन मस्क साहब हैं। और इसके सीईओ भी इस टाइम पे कौन है, एलन मस्क ही हैं, ठीक है। तो आपने सीईओ भी, मालिक भी, ये सवाल ऑलरेडी एफपीएससी में पूछा जा चुका है कि एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर्स में खरीदा है, तो $44 बिलियन में खरीदा है। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का बानी किया जी बिल गेट्स साहब जो से हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स जो से हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। तो इसका जो सीईओ है उसका क्या नाम है जी, सत्या नडेला। उसका सीईओ का क्या नाम है जी, सत्या नडेला। इसी तरह गूगल का सीईओ मैंने लिखा हुआ है सुंदर पिचाई। एप्पल कंपनी जो सी है उसका सीईओ कौन है, टिम कुक। अली बाबा का, ये सारे आप लोगों ने, डैनियल जैंग जो हैं, ये सारे देख लेने हैं, सीईओ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने कोई वो मतलब इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ये वन लाइनर है, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। तो ये आप लोगों को खुद याद करनी पड़ेंगी, इनके साथ इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जूम वॉल जिसके ऊपर आपका लेक्चर हो रहा है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 2012 के अंदर जो से हैं इसके फाउंडर कौन है, एरिक युआन, ठीक है। चाइनीज जो सी है ये आपकी कंपनी है, तो एरिक युआन सीईओ भी यही है। और इसके जो फाउंडर हैं वो भी क्या है, एरिक युआन। तो ये भी आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास पेरेंट कंपनी ऑफ, जैसे फेसबुक आपकी क्या है, फेसबुक की अब पेरेंट कंपनी जो सी है उसका क्या नाम है जी, मेटा है। फेसबुक एक ऐप है, उसकी पेरेंट कंपनी है, उसका क्या नाम है, मेटा। तो ये जो पेरेंट कंपनी है ना, गूगल, गूगल को खरीद लिया। गूगल क्या है, बेसिकली 1996 में एक कंपनी बनी थी। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है 2015 के अंदर वो क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट ने जो है ये पूरा
जैसे ये जो आपकी है ना याहू, कहाँ गया याहू, ये ऊपर था मेरे ख्याल में ये। तो याहू की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, अपोलो। तो इसी तरह गूगल जोन सी है, गूगल 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 जोन सी है, उसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, अल्फाबेट। 2015 के अंदर उसने गूगल को क्या कर लिया था, खरीद लिया था। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सैमसंग इज द ब्रांड इन मोबाइल्स एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन्स, अच्छा एरोप्लेन्स के अंदर है सैमसंग के, एरोप्लेन्स कहाँ से है, चलो। तो ये आपके क्या कहते हैं, डिफरेंट सैमसंग के आपके जो ब्रांड्स यूज होते हैं, क्या मोबाइल हो गया आपकी, एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर जो सा है वो आपका क्या है, सैमसंग यूज होती है। तो सैमसंग जो सी आपकी साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है, साउथ कोरियन कंपनी है। मोबाइल्स की कंपनीज आपको पता होनी चाहिए। सैमसंग इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सैमसंग इंपॉर्टेंट है, तो ये साउथ कोरियन कंपनी है। एप्पल आपको पता है यूएसए की कंपनी है, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है। और उसके अलावा ये जो शाओमी है आपका, रेडमी हो गया, हवावे हो गया, ठीक है, ओप्पो वगैरह, ये सारी आपकी चाइनीज कंपनी, ठीक है। तो ये इनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स में भी अभी रिसेंटली आपको बताया था कि शाओमी ने पाकिस्तान के अंदर एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था। तो इस हवाले से इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं, इनके मुल्क, और ये कब बनी थी, इनके फाउंडर कौन है, और इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट सीईओज हैं वो नोकिया फिनलैंड है। नोकिया वैसे आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं कि नोकिया जो सी है वो आपकी हाँ फिनलैंड की है। नोकिया जोन सी है वो, नोकिया आपकी फिनलैंड की है। ओप्पो आपकी चाइनीज कंपनी है, ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, ये सारी कंपनीज जोन सी हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी चाइनीज कंपनी है। ये आपकी क्या है, सारी कंपनीज जोन सी हैं वो आपकी चाइनीज कंपनी है। ओप्पो है, वीवो है, ठीक है, ये सारी आपकी चाइना बेस्ड जोन सी हैं वो कंपनी है। अच्छा जी, ये यहाँ तक जोन सा है ये आप लोगों के हो गए। आगे मेरे ख्याल में डिस्कशन की ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, ये सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, और ये आप लोगों ने खुद देखने हैं, ठीक है। जैसे जो मैन काइंड को लव करता है वो फिलांथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। ये इसमें ईडियम्स हैं, ये मेरे ख्याल में हमें डिस्कस, मुझे कोई सिंपल होते हैं, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। वाइप द नोज ऑफ, ये ईडियम है आपका, इसका क्या मतलब होता है, चीट करना। वाइप द नोज ऑफ, अपना नाक जौन सा है ये उसके लिए यूज होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, चीट करना, ठीक। तो जितनी भी आपकी पीडीएफ्स होंगी उनमें जो जनरल नॉलेज की चीजें होंगी वो मैं डिस्कस किया करूंगा, और बाकी जो एंड में मैंने ईडियम्स और बाकी चीजें जो इंग्लिश की ऐड की होंगी वो फिर आप लोग पीडीएफ के अंदर खुद उनको पढ़ सकते हो। जैसे मेयर्स नेस्ट, ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी गुजार दिया करूंगा ताकि आपको पता हो कि इसमें एंड में और भी हैं, पूरे 50 एमसीक्यूज हैं। तो मेयर्स नेस्ट क्या है जी, आपका जो बेसलेस, जिसकी कोई फायदा ही ना हो, ठीक है, कोई फायदा ही ना हो, मतलब लेट्स सपोज अगर कहीं आपकी कोई जॉब क्या कहते हैं, आपकी कोई क्वालिफिकेशन वहां मांगी हुई है मैट्रिक, ठीक है, और आप मैट्रिक पास ही नहीं हो, आप फिर भी अप्लाई कर दो, तो वो आपका मेयर्स नेस्ट होगा। आपके लिए क्या है, कोई बेसलेस, उसका कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। अकेले काम करना, प्लो और लॉन फरो, कुछ भी काम करना वो अकेले अपने ऊपर लेकर करना, तो उसके लिए यूज होता है। ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, फार फ्रॉम कराए, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। तो ये मेरे ख्याल में आप लोग जो सा इसको देख सकते, देख लोगे, तो इसमें से भी ये जब आपका टेस्ट होगा वो पूरी होगी, ठीक है, ये पूरी आपकी फाइल होगी, क्योंकि इसमें सेल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, इसमें रिवीजन उस तरह से नहीं होती। ये आप लोग जो सा देख सकते हो कि एनिमल्स जो जमीन पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। आज वैसे मैं इनको शायद आप लोगों को गो थ्रू करवा दिया करूंगा, लेकिन आज क्योंकि कंप्यूटर ने टाइम पूरा ले लिया, ऑलमोस्ट हमारा घंटा लग गया, तो इसलिए जो सा है वो फिर हम क्या है, जैसे अब कैंसर जो सा है, कैंसर की वो स्टडी जो सी है वो ऑन्कोलॉजी होती है, हेमाटोलॉजी जो सी है ब्लड की होती है, स्किन की डिजीज डर्माटोलॉजी होती है, ठीक है। ये सारी फील्ड इस तरह से आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो नेक्स्ट जो सा है, कल मेरी कोशिश यही होगी, कल भी कंप्यूटर हो, ठीक है, कल भी कंप्यूटर होगा, और उसमें कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी इस आज जो चीजें ऑलमोस्ट कुछ तो डिस्कस हुई हैं, नहीं नहीं मैं करवा दिया करूंगा आज मैं, अभी भी मैंने हल्का फुल्का आपको करवा दिया है। एम्बिवेलेंट जो सा है वो डिसाइसिव होता है, ठीक है, ये डिसाइसिव होता है। उसके बाद जो सा है आपके पास सिनिकल, ठीक है, सिनिकल का क्या मतलब होता है, जो हर चीज, जो किसी चीज पे बिलीव ना कर रखता हो ना, उसको सिनिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बिलीवर होगा, जो हर चीज के ऊपर बिलीव करता हो, ठीक है। तो ये होता है। तो ये मैं इंशाल्लाह करवा दिया, आज जरा कंप्यूटर के अंदर जरा डिस्कशन ज्यादा थी, तो वो इसलिए जो सा है वो। और उसकी तरह ये आपका जो शेल्टर होता है, आपका जो शेल्टर होता है जहां आपने टेम्परेरी जाना हो, लेकिन असाइलम होता है जहां आपने ज्यादा देर के लिए रुकना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको असाइलम कहते हैं। तो ज्यादातर तो मैंने ये जैसे करवा दिए, बाकी कोई इतना वो होगा तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये यहाँ तक हमने कर लिया। जैसे असैसिनेट, किसी को कत्ल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मारना असैसिनेशन होता है। जेनोसाइड, एक पूरी की पूरी नस्ल को, किसी ग्रुप को करना,
मर्डर, नॉर्मल मर्डर। और होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड जो सा ये भी आपका क्या होता है, कत्ल होता है, ठीक है, उसके अंदर ये आपका आ जाता है। तो कंप्यूटर गुजर जाए, कंप्यूटर गुजर जाए तो फिर जो सा है वो हम क्या करेंगे, फिर मैं आपके ये सिनोनिम एंटोनिम्स और ये चीज़ें भी ना रोज़ के साथ डिस्कस कर लिया करूंगा, ताकि एटलीस्ट आपके जब ये सेशन खत्म हो तो कोई आपको 400-500 वर्ड्स या डिफरेंट इस तरह की वो कैब और ये चीज़ें आप लोगों की साथ हो जाया करें। ठीक हो गया? इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से वादा किया है, सबकी मिलेगी आपको, इसी लेक्चर की भी मिलेगी, रिकॉर्ड हुआ है ना आज। ठीक हो गया जी। ओके है जी।